साहब से कोई सर थोड़ी तलब कलामी हुई गैस के मामले पे सर आप छोड़ के चले गए थे इजलास? नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया। मैंने सिर्फ बात की अपने हक की। पाकिस्तान को जो भी हुआ है, ये गुनाहगार ये 3 रोज ही हैं, हम पीछे वाले नहीं हैं। ये 3 रोज जितने भी हैं इन सब के ECL में नाम डाल लें आप, इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज पेशावर का दौरा किया और गवर्नर KP और वज़ीर आला KP से और पार्टी के बाकी जो लोग हैं पार्टी के मामलात के ऊपर उनसे बातचीत की, मुशावरत की। आपको मालूम है कि लोकल गवर्नमेंट के जो इंतखाबात हुए थे 17 अज़ला के अंदर, उसमें PTI को बड़ी ख़राब किस्म की उनकी पोजीशन थी, कारकर्दगी उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुतासर कुन नहीं थी। बावजूद इसके कि पिछले तकरीबन हम देखते हैं कि 8.5-9 सालों से PTI जो है वो KP के अंदर गवर्नमेंट में है, लेकिन उनकी कारकर्दगी कुछ बेहतर नहीं थी इंतखाबात के अंदर। और आने वाले जो इंतखाबात हैं बाकी अज़ला के अंदर KP में, जो कि मार्च में होने, और फिर पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट और फिर जनरल इलेक्शन, ये तमाम मामलात जो हैं वो PTI की क़यादत के सामने हैं। और इमरान खान साहब इसी हवाले से आज पेशावर गए थे। दूसरा हम मामला नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बात करेंगे। हुकूमत ने 11 नुकरी डॉक्टरों की कमेटी जो है वो कायम की है, जिसमें उनकी जो रिपोर्ट्स हैं लंदन से जो आई हैं उनकी सेहत के हवाले से उनका जायज़ा लेंगे और उसके ऊपर एक डिटेल जो रिपोर्ट है या एडवाइस जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को और फिर फेडरल गवर्नमेंट को दी जाएगी, उस हवाले से भी कि मुल्क की सियासत के ऊपर नवाज शरीफ की वापसी या ना आने से क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब इमरान खान साहब के आज के विज़िट जो उन्होंने पेशावर किया, आप कैसे देखते हैं? डू यू थिंक कि PTI जो है मौजूदा जो उसकी कारकर्दगी है वफाक के अंदर या सूबों के अंदर, उसकी बुनियाद के ऊपर जो रिवाइवल इमरान खान साहब चाहते हैं या आने वाले इंतखाबात जो लोकल गवर्नमेंट के KP में हैं उनमें अपनी पोजीशन को बेहतर करना चाहते हैं, क्या ये मुमकिन होगा? बिस्मिल्लाह हमारे बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने ये है, जिसकी वजह से अपना इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो बड़े बैकफुट के ऊपर है, और जाहिर बात है लोग जो है वो भी गुस्से में हैं, नाराज भी हैं, मायूस भी हैं। वो ये सब तमाम प्राइस के मामले, कीमतों के मामला, चीज़ें, इन्फ्लेशन इतनी हो गई है कि महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल जो है 150 तक फिर पहुँच गया है, तो एक बड़ा सख्त प्रेशर, और अपोजिशन पे भी बड़ा सख्त प्रेशर है। और KP में जो इन्होंने अपना इतनी पुअर परफॉर्मेंस दी थी लास्ट कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में, उसका ये सॉरी लोकल गवर्नमेंट जी लोकल, उसमें आप ज्यादा मैं समझता हूँ कि लोगों ने जो रिएक्ट किया है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास को काफी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है। वो यही वजह थी, ये जो प्राइस के जो मामलात हैं, कीमतों के, महंगाई के। हालांकि KP तो उनका होम बेस है, KP में इन्होंने बड़ा काम किया है, BRT और बड़े प्रोजेक्ट्स, और KP की पेशावर की डेवलपमेंट वगैरह, ये वो काफी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं। 14 मेगावाट से लेके 81 मेगावाट का 8-10 मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। तो लिहाजा उन तमाम, और फिर सेहत कार्ड, ये तमाम चीजें वहां से शुरू हुई हैं। उसकी वजह से फिर भी आप देखें कि लोगों ने अपने नाराजगी का इजहार किया इस शक्ल में, तो ये एक प्रॉब्लम तो है। और अभी आपको पता है कि मार्च साहब ये जो नूर आलम खान साहब ने बड़ी एक धुआंधार किस्म की तकरीर कौमी असम्बली में के अंदर की, जिसमें उन्होंने कहा जी कि 3 रो जो हैं कौमी असम्बली की, इनको अगर आप ECL पे इनके नाम डाल दे तो मुल्क जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो इसका मतलब ये, और उनका जाहिर है कि पेशावर से वो MNA मुंतखब हुए हैं। पेशावर में लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात के अंदर भी उन्होंने मुखालिफिन जो थे PTI के उनको सपोर्ट किया, खसूसन जो पीपल्स पार्टी है उनके हल्के में उसको सपोर्ट किया था। सो डू यू थिंक कि ये जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं पार्टी के अंदर, खासकर KP में, और फिर खटक साहब की प्राइम मिनिस्टर के साथ जो गुफ्तगू हुई, पार्टी की जो वहाँ पे इजलास था कौमी असम्बली के अंदर जिस दिन मिनी बजट पास होना था, सो इसको आप किस तरह से देखते हैं पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात हैं? देखें, पहली बात तो ये कि अभी फिर वहां पे 13-14 डिस्ट्रिक्ट्स में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आने वाले हैं फेज 2 में, तो ये नहीं चाहते कि उस किस्म की डिजमल और वो बुरी परफॉर्मेंस जो है वो उसकी रेपिटेशन हो। वो तो फिर और ज्यादा इनके हालात खराब हो जाएंगे अगले जो जनरल इलेक्शन में, और खासकर KP में जहां पे इनकी अभी इस वक्त अच्छी मेजोरिटी है। विद इन द PTI हम देख रहे हैं कि बिल्कुल, ये चाहे नूर आलम साहब हो जाएं, चाहे परवेज खटक साहब हो जाएं, इन दोनों पे इल्जामात हैं कि इन्होंने PTI के जो ओपोनेंट्स है
इनके खानदान के मुख्तलिफ लोग आगे पीछे इनको इन्होंने सपोर्ट किया है। यानी कि इनकी प्रॉब्लम था विद दी डिफरेंसेस, जो इस वक्त केपी के जो चीफ मिनिस्टर है और बाकी लोग हैं उनके साथ दे वर नॉट सीइंग आई टू आई, इनको टिकट्स में प्रॉब्लम हुआ है और तभी ये गड़बड़ जो है वो वहां पे इतनी बड़े पैमाने पर सामने अच्छा आई ब्रिगेडियर है। साहब, डू यू थिंक कि खट्टक साहब की जो सदारत है केपी की, इस सूरत हाल के अंदर वो उसको रिटेन कर पाएंगे? क्योंकि एबटाबाद में वो जब गए हैं तो वहां पे गो खट्टक गो के नारे लगाए गए और वहां से उनको भागना पड़ा, वो वीडियो भी सामने आई है। देखिए, खट्टक साहब का जहां तक ताल्लुक है वो पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं कि वो उनका रोल को बड़ा डूबियस किस्म का रोल सामने नजर आ रहा है। हालांकि वो डिफेंस मिनिस्टर है, खैर वहां पे तो कभी वो शोबे में तो कभी वो नजर भी नहीं आए, लेकिन उनकी वो फैमिली के अंदर अभी पीछे खबर क्या थी, उनके 2 भतीजे भांजे जो भी अब वो पीएमएलएन को ज्वाइन कर रहे हैं। तो खट्टक साहब मुझे लगता है कोई डबल रोल में इस वक्त आगे हैं कि मुझे लग रहा है कि इमरान खान में भी लूजिंग ट्रस्ट ऑन परवेज खट्टक साहब, और खासकर जो अभी हाल ही में जो राउंड हुआ है। देखिए, जहां तक नूर आलम साहब का ताल्लुक है और कुछ और ऐसे लोग, जिन लोगों को ये भी नॉर्मल सी हुआ, माजी में भी ऐसे केसेस हुए हैं कि जिन लोगों को पार्टी का कोई ओहदा ना मिला हो, जो पार्टी में की वजह से में शामिल हुए थे इसलिए कि शायद उनको कोई फाइनेंशियल फायदा होगा, कुछ कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे, कुछ और इस किस्म के मामला होंगे जिस तरह माजी में वो होते रहे, अगर वो उनके साथ ये चीजें अब आगे नहीं चली है पीटीआई के हवाले से, तो फिर वो उनकी जो ऑपोजिशन है वो खुल के अब सामने आ रहे हैं, अपनी डिसकंटेनमेंट जो है वो शो कर रहे हैं। इमरान खान को चैलेंज क्या है ब्रिगेडियर साहब आने वाले दिनों में? इमरान खान को चैलेंज ये है फ्रॉम विद इन द पीटीआई, पीपल अराउंड हिम, माफिया के जो लोग हैं, जो और बाहर पार्टीज के जो लोग आए हैं, जो कि नजरियाती नहीं है, जो कि इमरान खान के पीछे ब्लाइंडली फॉलो करने को तैयार नहीं है, सिर्फ अपनी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, सियासी अपॉर्चुनिस्ट हैं, जिन्होंने कहा कि मेक है वाइल द सनशाइन। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब किस तरह से चैलेंज है इमरान खान साहब के लिए? मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई इतने बड़े चैलेंज, उसकी वजह यह है कि वो तो खुद इतनी सख्त मुसीबतों में घिरे हुए हैं। प्रॉपर्टी उनकी यहाँ पे अभी उनकी नीलामी का मामला चल रहा है, वो स्टे चल रहे हैं कोर्ट में वो केसेस, फिर पूरे शरीफ फैमिली जो है वो पूरे जेर अताब है, खौफनाक किस्म के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस है, बेशक इस वक्त वो चल नहीं रहे जिस तरह उनको चलना चाहिए। तो और दूसरा फिर देखे ना, अभी लेटेस्ट खबर में थोड़ी देर पहले क्या सुनी है कि जनाब पाकिस्तान और बरतानिया में जो मुजरिमान है, मैं मुल्जिमान की बात नहीं कर रहा हूं, मुजरिमान जो पनिश हो चुके हैं कोर्ट्स में, उनकी तबादला जो है अपना एक्सचेंज जो है, उनकी एक्सट्रेडिशन, उस पर मेरा ख्याल मुआहदा जो है फाइनल स्टेजेस में है। तो जब ऐसी चीजें होंगी, नवाज शरीफ तो वैसे सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है, डिस्क्वालीफाइड है, एहतसाब वाले। अच्छा, ये जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, इससे डू यू थिंक कि हमारी हुकूमत को तकरीबन, अगर आप देखें तो 19 में वो गए थे अक्टूबर में, और अब तकरीबन 26 माह हो चुके हैं, अभी उनको ख्याल आया कि हमने एक जो है ना मेडिकल बोर्ड तश्कील देना है और उनकी जो है रिपोर्ट्स को हमने जायजा लेना है। डू यू थिंक इस जायजे के बाद कोई अदालती कार्रवाई हुकूमत जो है या कोई डिप्लोमेटिकली कोई कार्रवाई कर सकती है, या इसके हाथ पांव बांधे हुए हैं? देखिए जी, नहीं, मैं समझता हूं कि आप, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में भी आपको पता चेंजेस आई हैं एट द टॉप मोस्ट लेवल, जिस तरह के पहले चीफ जस्टिस साहब थे लाहौर हाई कोर्ट के, आपने देखा वो किस किस्म के वो प्रो शरीफ फैसले हो रहे थे, और घंटे के नोटिस के ऊपर जुमे को पिटिशन आती थी और फिर उसकी हेयरिंग होती थी और बेल भी मिल जाती थी। मेरा ख्याल है थिंग्स जो है ना, दे बिकमिंग मोर बेटर एज कंपेयर टू द पास्ट। बड़ाई साहब की मुलाकात हुई है लंदन के अंदर, उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह कढ़ाई गोश्त उन्होंने खाया, बड़ा अच्छा किस्म का उन्होंने, और उनकी सेहत भी माशाल्लाह बड़ी बेहतर है। सो दिस रिफ्लेक्ट्स कि जी उनकी सेहत तो ठीक है, सो ही कैन ट्रेवल बैक। बिल्कुल, वो तो देखने में नजर आ रहा है जिस तरह माशाल्लाह वो 2-2 घंटे उन्होंने धुआंधार तकरीरें की हैं वो मीनार पाकिस्तान के जलसे में और अपनी पार्टी की मीटिंग में। मैं समझता हूँ माशाल्लाह ही इज फुली फिट। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कल को लेट अस अज्यूम, कल को हालात बदल जाते हैं और टोटली उनकी फेवर में आ जाते हैं। आपको पता है एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पाकिस्तान, उसको अब मैं रूल आउट नहीं करता हूं। कल को टॉप मोस्ट ऐसी चेंजेस आती हैं आला अदलिया में, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि पता लगे नवाज शरीफ साहब फिर आके जनाब प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए। ये कौम भी जज्बाती कौम है, ये भी तो आपको पता है। वो सिंपैथी कार्ड उनके साथ होगा जो मरीम नवाज, दे ट्राइंग टू प्ले द सिंपैथी कार्ड। लेकिन अगर 1.5 साल में इत्तेसाब का प्रोसेस, मैं फिर कह रहा हूं, जिसमें इमरान खान ने भी लगता है हाथ जो है वो उठा ली है,
तो मुझे तो नहीं लग रहा कि केस मंत्री की जब तक जाएंगे इसी तरह चलते रहेंगे। और अब ये है, और देखें डॉक्टर लॉरेंस, बहुत शुक्रिया फारूक साहब, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आके हम कौमी सलामती की जो नई पॉलिसी आई है उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी सलामती की जो पॉलिसी आई है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ सेक्रेटरी दिफा तजज़ियेकार जनरल नईम खालिद लोधी साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें टाइम दिया। वालेकुम अस्सलाम। ये काइंडली बताइएगा कि ज़ाहिर है कि एक पूरी कम्प्रीहेंसिव ये एक पॉलिसी है जिसके अंदर इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, हमारी एजुकेशन है, इसी तरह वाटर रिसोर्सेज हैं, फूड सिक्योरिटी है, ये तमाम चीज़ें। और साथ ही साथ ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान या हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं वो जहन में आती हैं, और उस हवाले से ही लोगों के जहन में ये बात होती है। जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो चैलेंजेस है इस वक्त पाकिस्तान को, खसूसन जो ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर से, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि हमारी जो इस वक्त जो पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट पॉलिसी दैट वी कुड फॉलो? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो इस पॉलिसी की नौयत समझ लेनी होगी। अब तक मेरा ख्याल है कि पिछले कई दिनों से इस पे बहस हो रही है, पता चल गया होगा नाज़रीन को कि ये मदर पॉलिसी है, एपेक्स पॉलिसी है, जो एक फ्रेमवर्क बनाती है और गाइडलाइन देती है। इसमें बहुत तफसील के साथ मंदरजात नहीं होते और ना हो सकते हैं। नीचे जो डाउन स्ट्रीम पॉलिसीज हैं, जिसमें डिफेंस पॉलिसी जिसका भी अब जिक्र कर रहे थे, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स और ये सारी चीज़ें, फूड सफिशेंसी, फूड अथॉरिटी, वाटर स्केर्सिटी, ये सारी चीज़ें, और इन सब का अहाता ये पॉलिसी करती है किसी न किसी अंदाज में। और पहले ये ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान कोई पॉलिसियों के बगैर चल रहा था, डाउन स्ट्रीम सारी पॉलिसीज मौजूद थी, लेकिन एक मरबूत डायरेक्शन देने के लिए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने का इंतजाम शायद नहीं था। वो अब ये पॉलिसी जो है ना ये फराहम करेगी ये बात। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि क्या हमारी जो मौजूदा डिफेंस पॉलिसी है वो काम कर रही है या नहीं, इसका या दुरुस्त है या नहीं, इसके टेस्ट होते हैं, लिटमस टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट तो ये है कि इतना बड़ा दुश्मन होने के बावजूद क्या वो हम पे हावी हो गया। अगर नहीं हुआ तो बड़ी हद तक इसका मतलब ये काम कर रही है। दूसरी बात ये कि जिस किस्म के डिफिकल्ट सिचुएशन में हमें डाल दिया गया था कि दो तरफ से हमारे ऊपर हमला था, वेस्ट की तरफ से, ईस्ट की तरफ से, बल्कि तीन तरफ से, अंदर से भी, तो क्या हम बखैर खूबी उसमें से निकल गए? हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा, हमें बड़े जख्म लगे, अभी भी वो मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ। तो आप कहें लगभग पॉलिसी हमारी उस लिहाज से भी कामयाब हुई है। एक और बात भी हमारे ध्यान में होनी चाहिए कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हिंदुस्तान का प्लान है और प्लान था, क्या उसमें वो करने में कामयाब हो गया? अगर वो कामयाब हो रहा है या कामयाब हो गया है तो फिर ये एक सुकम है हमारी पॉलिसी में। तो जो आपकी अभी मैं डिफेंस पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी का जो कि एक हिस्सा है। सिक्योरिटी का जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि लोगों के ज़हनों में हमेशा शायद डिफेंस का लफ्ज गूंजता है, तो ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी के तो मैंने बहुत बड़े हैं, जिसमें जो इस पॉलिसी में और आप लोगों ने बहुत डिस्कस किया है, मैं उस पर वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। तो डिफेंस पॉलिसी जिसमें डिटरेंस सबसे पहले होती है, टू डिटर वॉर, कि आपका ऐसा हो पोस्चर, आपका लाहे अमल ऐसा हो, आपकी प्लानिंग ऐसी हो, आपका जो एटीट्यूड है वो ऐसा हो कि दुश्मन 100 दफा सोचे आपके ऊपर हमला करने से पहले। और दूसरा इसका हिस्सा होता है टू डिफीट द एनिमी, अगर अग्रेशन हो जाए। कि पहली बात तो उसको हिम्मत नहीं होनी चाहिए अग्रेशन करने की, लेकिन अगर अग्रेशन हो जाए तो फिर उसको डिफीट करना, उसके लिए फिर आपने बाकी चीजें जो वेर विदॉल है कन्वेंशनल वॉरफेयर का, वो रखा होना चाहिए। तो अगर ओवरऑल आप मुझसे पूछें तो बहुत जगहों पे हमें कामयाबी हुई है। बैरूनी दुश्मन हम पर, हमारे फिजिकली हम पर हावी नहीं हो पाया। अफगानिस्तान की तरफ से जो जलगार थी वो थम गई है बड़ी हद तक। जी सॉरी जन साहब, हम माशाल्लाह हमारा जो इंटरनेशनल सो कॉल्ड इंटरनेशनल वॉर ऑन टेरर में तो हमारा जो रोल था वो बड़ा एक बैलेंस किस्म का रोल था कि हमने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर्स के ऊपर भी अपने आप को बचाना है,
और रीजन के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो एक किरदार था। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि हमारी जो अब हम मैं थोड़ी सी आऊंगा, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारी जो डिप्लोमेसी है, कि हम अपने केस को बेहतर तरीके से, मतलब अच्छा केस होता है लेकिन जब हम टेबल पे बैठते हैं तो अपने केस को या तो प्रेजेंट नहीं कर पाते या हम उसको डिफेंड नहीं कर पाते। इसकी वजह क्या है? जी देखें, अगर तो दुनिया की तश्कील इस तरीके से होती ना कि यहाँ पर अदल व इंसाफ का दौरा होता और यहाँ पर हक बात हर कोई पहचानता और उसकी तायद करता और फिर एक वर्डिक्ट हो जाता किसी आलमी अदालत की तरफ से कि जी ये मुल्क सच्चा है, ये झूठा है, तब तो जो आप कह रहे हैं वो बात दुरुस्त है। कि देखें, ये डिप्लोमेसी अकेली जो है ये काम कर ही नहीं सकती। सही। डिप्लोमेसी आपका हरावल दस्ता है, उसके पीछे आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मिलिट्री पावर, ये सारी चीजें काम करती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम दोष दे सकते हैं अपनी डिप्लोमेसी को। डिप्लोमेसी ने जितना काम करना था कर दिया। जो काम नहीं हुआ वो हमारी अंदरूनी यकजहती ना होने की वजह से, और हमारा अगर मैं ये कहूं कि पोस्चर जो है ओवरऑल वो डिफेंसिव होने की वजह से, मॉडल खाना होने की वजह से, और जो इकोनॉमिक हमारे हालात हैं उनकी वजह से, ये वजूहात है जिसकी वजह से हम वो नहीं हासिल कर पा रहे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये कोई अदालत तो नहीं है, ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है कि चूंकि आप सच्चे हैं, चूंकि आप हक पर हैं, तो हम क्यों नहीं जीते मुकदमा। अच्छा ऐसे नहीं मुकदमे जीते जाते जी जन साहब, जी बिल्कुल। पिछले अगर हम देखें जनरल मुशर्रफ साहब के बाद ही में जनरल मुशर्रफ साहब की अपनी जो शख्सियत थी, फिर उसके बाद हमने देखा पीपल्स पार्टी आई गवर्नमेंट में, फिर उसके बाद PMLN आई, फिर PMLN की अपनी एक अप्रोच है टुवर्ड्स हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, स्पेशली फौज के बारे में। सो डू यू थिंक कि इस तरह की जब डिबेट्स जनरेट होती हैं या इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो जाहिर है कि बाज़ जगहों पे हमारे जो फुट सोल्जर बॉर्डर्स के ऊपर होते हैं, जो अपनी जानें दे रहे होते हैं, शहादतें नोश फरमा रहे होते हैं, उनको भी मतलब इस किस्म की डिबेट सामने आती है कि कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाती है। सो ये इस किस्म ये बैलेंस आउट कैसे किया जाए कि जो पॉलिटिकल जो हमारी यानी डे टू डे पॉलिटिक्स है और जो हमारी डिफेंस है उसके अंदर एक क्लियर कट किस्म की जो है वो रेड लाइन होनी चाहिए। जी, इसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें फिर बहुत सारे हमें चीजों को देखना। पहली बात तो ये कि जो आपने प्रीमाइज बनाया वो ठीक है कि साफ ज़ाहिर है कि जितने सोल्जर्स हैं, चाहे वो एक आम सिपाही है या चलते चलते ऊपर जर्नैल है, उनकी आंखें भी हैं, कान भी हैं, दिल भी है, जहन भी है, एहसासात भी हैं, तो वो बिल्कुल चीज़ों को महसूस करते हैं जैसे कि आपने इसका जिक्र किया। और इसीलिए मैं ये कहा करता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी फौज में कोई खराबी भी हो, जो कि ऐन मुमकिन है कि हो, और ये वो इसलिए कहा करता हूँ कि हम इस मुआशरे का हिस्सा हैं। जितनी अच्छाई या बुराई इस मुआशरे में है उतनी ही अच्छाई या बुराई इंस्टीट्यूशन में भी होगी। इससे मावरा कोई हो नहीं सकता। सिर्फ ये कि ठीक है डिसिप्लिन की वजह से या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से उनका जरा रवैया मुख्तलिफ होता है। तो भाई ये तो फिर उन लोगों के सोचने की बात है जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, जो अपनी अपनी पार्टियों के हेड हैं, कि ऐसी बात अगर कोई हो भी तो उसको कन्वे करने का फिर क्या तरीका होता है और क्या तरीका होना चाहिए और कैसे उसको, ये नहीं मैं कहता कि कन्वे नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको एक पब्लिक डिबेट बना देना, ये मेरा ख्याल है कि साफ ज़ाहिर है कि मोराल पे असर जरूर डालता है। लेकिन फिर मैं साथ ये भी कहूँगा इंस्टीट्यूशंस को भी चाहिए बशमूल फौज के, और मैं बाकी इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, ये जो हमारी अदलिया है और जो हमारा नैब है और जो हमारा इलेक्शन कमीशन है और जो ब्यूरोक्रेसी है और पुलिस है, कि वो अपने रवैयों में भी इस किस्म का तासर दें कि वो किसी की साइड नहीं ले रहे, वो अपने मैंडेट से बढ़ के आगे नहीं जा रहे। उनके मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई फैसला करना है तो आप कानून के मुताबिक फैसला करें। बहुत शुक्रिया जनरल नईम खालिद लोधी साहब, बहुत शुक्रिया। फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी हमारे साथ थे। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, वापस आके मुल्क की मईशत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। खासकर हाल ही में दोबारा से 3 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, और अगर अब देखें तो पिछले 15 दिनों के अंदर 7 रुपये पेट्रोल जो है उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। सो महंगाई जो है उसका पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, आम आदमी के ऊपर, हमारी जो माली सूरत हाल है उसके ऊपर जो प्रेशर डल रहा है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मुल्क की माशी सूरत हाल और कौमी सलामती में जो मईशत का एक आम
रोल है, किरदार है, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, फॉर्मर एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। काइंडली सबसे पहले तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में बताया जाता है कि प्राइसेस जो हैं वो नीचे गई हैं और ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी जमा करने हैं। PLD जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है, PDL, उसके ऊपर भी कोई एक अमाउंट जो है उन्होंने किया हुआ है कमिटमेंट IMF के साथ। सो डू यू थिंक कि ये जायज़ था ये पैसे बढ़ाना, या ये इससे मज़ीद प्रेशर पड़ेगा हमारी महंगाई के ऊपर भी और हमारी जो मईशत है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा? देखिए, पहली चीज तो यह है कि एक शिफ्ट हुई है। इस हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन समझ लिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की इंपोर्ट्स, उनकी सप्लाई से हम रेवेन्यू कलेक्ट हासिल करेंगे, जो एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। अब उसकी वजह से इन्होंने 300 अरब रुपए के पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे एग्री करें IMF से, जो 4 रुपए फी लीटर हर महीने वो बढ़ाएंगे जून तक, 2022 तक। और इस तरह टोटल 30 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे हो जाएगा, जो हम हुकूमत वसूल करेगी सार्फिन से। तो ये तो 150 रुपए तो अभी पहुंच गया है, और उसके जब ये हर महीने 4-4 रुपए प्लस जो कीमतें बढ़ रही हैं वो उसमें ऐड होंगी, तो मुझे तो डर लग रहा है 200 रुपए पर ये पहुंच जाएगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो यकीनन महंगाई में इजाफा करेंगी, और ट्रांसपोर्ट जहां जहां जगह इस्तेमाल होता है, जहां जहां किराए इस्तेमाल होते हैं, वो सब चीजों में इजाफा होगा। तो मैं ये समझता हूं कि पेट्रोलियम मसनूआत को सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं कंसीडर करना चाहिए कि इसके जरिए आप रेवेन्यू हासिल करें। ये एक नेसेसिटी है जो सार्फिन को हुकूमत की जिम्मेदारी ये देना, और उसकी इंपोर्ट पे भी आप ड्यूटी लगा रहे हैं, सेल टैक्स भी आप 17% कर दिया है, और आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे भी 30 रुपए फी लीटर लगा रहे हैं। तो कितना उसमें आप डालेंगे? तो आज ये है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 150 रुपए फी लीटर कीमत है 149 में, उसमें तकरीबन 30-32 रुपए तो हुकूमती लीवेज और मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में इसमें शामिल है। तो ये बहुत बड़ा बर्डन है जो सार्फिन के ऊपर डाल दिया गया है। डॉक्टर साहब, मुझे काइंडली ये बताइएगा कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बिल है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक जो पोर्शन है वो ये कहता है कि ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जो है कर्जे नहीं लेगी डिस्काउंट रेट के ऊपर, मतलब पोलिटिसाइज नहीं होगा स्टेट बैंक। दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं जी कि हमने अपनी जो सॉवरेंटी है, स्पेशली जो हमारी जो माली जो खुद मुख्तारी है, उसको हमने IMF के आगे गिरवी रख दिया है। तो बुनियादी तौर पर एक्चुअली है क्या? मतलब वाकई में हमारी जो सॉवरेंटी है फाइनेंशियल वो हमसे चली जाएगी? मैं आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया, मैं इसका जवाब फैक्चुअल बेसिस पे देना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये है कि IMF की बहुत कंसर्न थी कि हुकूमत स्टेट बैंक के जरिए बहुत सारे वो काम करवा रही है जो उसको नहीं करने चाहिए, लेकिन हुकूमत के कहने में, उसके इन्फ्लुएंस में आके वो कर रही है। मिसाल के तौर पे जो बोरिंग है बैंक के थ्रू, वो हमारी हुकूमत स्टेट बैंक के जरिए करवाती थी। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का जो डिस्काउंट रेट है, बज़ाहिर तो वो स्टेट बैंक ऐलान करता है, लेकिन पीछे से ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से डायरेक्शन जाती थी कि इसको 1% बढ़ाना है, 2% बढ़ाना है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, वज़ीरते खजाना से, तो वहां से इंस्ट्रक्शन जाती थी। इसी तरह फिस्कल इम्बैलेंसेस जो होते थे हुकूमत के, माली बदउनवानियां, माली बेज़ाब्तिगियां, इर्रेगुलरिटीज, वो मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए वो हैंडल करते थे। तो ये तमाम चीजें IMF को कबूल नहीं थी, लिहाजा उन्होंने एक शर्त लगाई इस लोन में कि IMF जो है उसकी ये शर्त है कि स्टेट बैंक टोटल ऑटोनमस, आजाद, खुद मुख्तार इदारा हो, जो हो गया अब इस बिल में। और उसके बाद अब हुकूमत ना कर्जे स्टेट बैंक के थ्रू ले सकती है, ना मॉनेटरी पॉलिसी का मार्कअप रेट, ना एक्सचेंज रेट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये शायद खाकान अब्बासी क्यों कह रहे हैं कि हम इसको IMF को, मैं वार्न कर रहा हूं कि हम इसको रिवर्ट करेंगे? इज इट अ पॉलिटिकल काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट ताकि गवर्नमेंट की जो वहां से $1 बिलियन आने हैं वो रुक जाएं, गवर्नमेंट फाइनेंशियली प्रेशराइज हो जाए, या उनका जो मौकफ है
वो बेहसियत पॉलिटिशियन दुरुस्त है? देखिए, बीच की बात है। उनका कहना है कि मादर पिदर आजादी स्टेट बैंक को हमें नहीं सूट करती। आपने जो मॉनेटरी पॉलिसी के और दूसरे जो फिस्कल बोर्ड थे वो भी तोड़ दिए हैं, खत्म कर दिए हैं। तो ये आप पाकिस्तान में हुकूमत का एक इदारा है और आपने उसको हुकूमत से बिल्कुल अलहदा कर दिया है और उसके ऑपरेशंस आपने इतने इंडिपेंडेंट कर दिए हैं कि कानूनी तौर पे हुकूमत या वजारत खजाना कुछ नहीं बोल सकती, कुछ नहीं कर सकती। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है जो किसी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि आफ्टर ऑल स्टेट बैंक पाकिस्तान की हुकूमत का एक जिली इदारा है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इसके साथ कोऑर्डिनेशन और रवाबित के साथ ही इसको काम करना चाहिए और अब तक 70 साल में ये काम करता आया है। अब आपने उसको बिल्कुल अलग थलग करके मादर पिदर आजादी जब दे दी है तो इसके रिपरकेशन जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अच्छे नहीं कर रहे कि अब गवर्नर स्टेट बैंक की भी मुद्दत 5 साल हो गई है, उसको निकाला नहीं जा सकता। डिप्टी गवर्नर के लिए भी इस तरह की मुद्दत मुलाजमत का एक पीरियड मुतय्यन कर दिया गया है। तो अगर आप किसी जगह ये फील करते हैं कि ये काम उस तरह से नहीं हो रहा, काम की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है, तो एक बहुत ही कम्बरसम प्रोसीजर होगा जिसके तहत उसको रिवर्ट किया। डॉक्टर साहब फाइनल मुझे ये बता दीजिएगा कि हमारी जो कौमी सलामती पॉलिसी है उसके अंदर जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट है वो बड़ा वाज़े तौर पे उसको बताया गया, बल्कि वज़ीर आज़म ने एक तकरीर में ये कहा था कि IMF से जब आप पैसे लेते हैं तो आपकी माली खुद मुख्तारी जो है वो ख़त्म हो जाती है, प्रेशर भी आता है, दबाव भी आता है। सो डू यू थिंक कि जब तक हम माली और माशी एतबार से मजबूत नहीं होते, हमारी जो खारजा पॉलिसी और खुसूसन हमारी जो दिफा है, ओवरऑल जो सलामती है, उसको चैलेंजेस रहेंगे? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि देखिए नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो पहली बार आई है 5 साल के लिए 2022 से 2027 तक, इसमें पहली बार हमने नेशनल सिक्योरिटी को मुल्क की इकोनॉमी के साथ, दहशतगर्दी के साथ, फॉरेन पॉलिसी के साथ मुंसलिक किया है। फॉरेन पॉलिसी के साथ किस तरह करा मुंसलिक, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का दारोमदार हमारे रिलेशनशिप पर है चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया जो हमारे नेबर है हॉस्टाइल उसके साथ। लिहाजा फॉरेन पॉलिसी भी जब बनेगी तो वो नेशनल सिक्योरिटी के एम्बिट में रख के बनेगी। इसी तरह इकोनॉमिक पॉलिसी का बहुत बड़ा दारोमदार है नेशनल सिक्योरिटी पे, क्योंकि आप जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उससे आप डिफेंस का बजट तय करते हैं, उससे आप डिफेंस के बजट में इजाफा करते हैं। और अगर आपके रेवेन्यू और आपकी माली रिसोर्सेज उतने नहीं जनरेट हो सके कि आप मिनिमम डिटरेंट के लिए डिफेंस को बजट के लिए फंड्स फराहम कर सकें, तो मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाती है। लिहाजा मुल्क की सलामती के साथ साथ थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो एक आम नौजवान को सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलतें भी ये स्टेट की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर एक नौजवान जॉब उसको नहीं मिलती तो वो गलत जाके निकल के मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, वो दहशतगर्दी की राह पे निकल सकता है। तो ये सब चीजें आपस में मुंसलिक हैं, लेकिन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी से अब ज्यादा अहमियत इख्तियार करती जा रही है, क्योंकि अगर आप माशी तौर पे मजबूत होंगे तो नेशनल सिक्योरिटी और दिफाई तौर पे भी आप मजबूत होंगे। लेकिन अगर आप माशी तौर पे कमजोर हैं, आपने IMF के आगे हाथ फैलाए हुए हैं, सख्त शराइत पे एग्रीमेंट किए हुए हैं और आपका रुपये मुस्तहकम नहीं है, आपकी स्टेट बैंक को उन्होंने पाबंद कर दिया कि आपको कर्जे नहीं दे सकते, आपके रिजर्व पूरे नहीं है जो फॉरेन रिजर्व आपको चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो खतरे में, वो कंप्रोमाइज होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, फॉर्मर एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। आप बिजनेसमैन हैं और इन चीज़ों के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।